तो बच्चा लोग डे सेकेंड सॉल्यूशन एंड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस चैप्टर का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। लगभग 4 से 5 मार्क तक इतना वेटेज है इस चैप्टर का। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा पिछले 20 सालों के हमने पीवाईक्यू उसका अच्छे से एनालिसिस किया और उसको एनालिसिस करते हुए हमने कुछ कंसेप्ट की खोज की कि यही कंसेप्ट इस साल बोर्ड के एग्जाम में भी रिपीट हो सकती है। तो अगर अभी तक आपने डे फर्स्ट सॉलिड स्टेट का वन शॉट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। अभी जो 16 का 16 चैप्टर से वो सर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा करने वाले हैं। ज़्यादा वन शॉट में हम वक्त नहीं गवाएंगे क्योंकि अभी का वक्त हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए हम जितना कम हो सकेंगे उतने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। आप भी अभी तक वही पेन पुस्तक नहीं लिया है तो ले लीजिए और अभी हम शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। बेसिक से पूरा एडवांस तक जाएंगे तो शुरू करते हैं। अभी अगर देखने की बात हुई तो कौन कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है तो पहला पॉइंट है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले पीवाईक्यूज में हमें बहुत बार देखने को मिले। वो सोलिबिलिटी की डेफिनेशन पूछता है और उस पर अफेक्ट करने फैक्टर्स पूछता है। वो दूसरा जो है हेनरी लॉ फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनर का, वो बहुत बार पूछता है हेनरी लॉ। तो हम ऐसे में आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे कंसेप्ट हम खत्म करेंगे कि आपको लगेगा कि अभी मैंने खाना खाया और मेरा खाना समाप्त भी हो गया, ऐसा होगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देखिए। तो दूसरा होगा हेनरी लॉ और तीसरा होगा हमारा तीसरा जो फोकस है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बहुत बार किया है उसने। उसके बाद राउल्ट्स लॉ पे किया है, उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर पे किया है। अभी इन पांचों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले तो चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर के नेम के साथ शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नेम जो है वो है सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चैप्टर का नेम क्या बोल रहे हैं हमको, सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी देखिए क्या होगा, सोल्यूशन यानी कि क्या होता है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का नेम है। क्यों है इसका नेम, तो देखिए अभी क्या होता है कि जब भी हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो हम पहले जो पार्ट होता है उस पर सॉल्यूशन का स्टडी करते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चा लोग क्या होता है कि हम एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में क्या होता है, बीकर में हमने सबसे पहले पानी लिया। इस बीकर में हमने सबसे पहले क्या लिया है, पानी लिया। अभी क्या किया सर ने क्या किया, इस पे कुछ नमक डाला, उसमें कुछ क्या डाला हमने, नमक डाला। अभी ये जो नॉर्मल पानी था वो अभी नॉर्मल नहीं रहा, वो नमक का पानी हुआ। वो किसका पानी हुआ, अभी नमक का। अभी मेरे को क्या बोलना है यहाँ पे कि ये जो पानी था वो बड़े पैमाने में बड़े अमाउंट में प्रेजेंट था। यानी कि ये प्रेजेंट कितने अमाउंट पे था, ये लार्ज अमाउंट पे प्रेजेंट था। ये कितने अमाउंट पे प्रेजेंट था, लार्ज अमाउंट पे। और जो हमने नमक डाला हो स्मॉल अमाउंट में था या लार्ज अमाउंट में, तो कॉमन सेंस वाली बात है, वो क्या था, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था। तो बच्चा लोग जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट ऐसा बोलते हैं। और जो बड़े पैमाने में उपस्थित प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट। उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। मेरे को क्या बोलना है कि पहले नॉर्मल पानी था, अभी वो नमक का पानी हुआ। यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिक्स जब होते, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो क्या किसकी निर्मित होती है, तो निर्मित होती है हमारी सॉल्यूशन की। किसकी निर्मित होती है, हमारी सॉल्यूशन की। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वहाँ पे हम सोल्यूट का और सॉल्वेंट का इन दोनों का अध्ययन करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉल्यूशन यानी कि क्या। कोई भी पूछा तो सॉल्यूशन क्या, तो बोल देने का। ठीक है, अभी जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, अभी अच्छे से देखना है। सोल्यूबिलिटी क्या होगी उसकी डिस्कशन हम करेंगे। अभी सोल्यूबिलिटी यानी कि क्या, अभी क्लियरली बात है। मैंने क्या किया था पिछले केस में, पानी लिया था, पानी में नमक डाला था। ठीक है, पानी में नमक डालने वक्त नमक को पानी में डिसॉल्व होने को कितना टाइम लगा, अगर 5 मिनट लगे
तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, कम है। अगर वो कुछ सेकेंड में हो जाता तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या रहती, ज़्यादा रहती। मतलब कि हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होने को कितना टाइम लगा रहा है, वो उसकी सोल्युबिलिटी रहती है, ठीक है। यानी कि सोल्युबिलिटी को हमें कैसे डिफाइन करना होगा कि सोल्युबिलिटी यानी कि इसका एक फॉर्मूला होता है, वो हमें याद रखना है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बच्चे लोग मेरे साथ बोलिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमारा सोल्यूट रहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, उसको वॉल्यूम में यानी कि कितने यानी कि मैंने बोला ना, पानी में डाल रहे हैं हम, पानी में डालते वक्त उसे सोल्यूबल करने के लिए, सोल्यूबल होने के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छे से होगा या नहीं होगा, ये सारी प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी में आती। तो हम सोल्युबिलिटी में क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डालते, और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसको हम डिवाइड कर डालते हैं वॉल्यूम से। उस वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डाला जाता है उस पर उसकी सोल्युबिलिटी आत्मनिर्भर होती है, ठीक है। यानी कि सोल्युबिलिटी यानी क्या, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ, कौन सा सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ कौन सा सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सोल्युबिलिटी बोलते हैं। अगर किसी ने भी सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन पूछी तो क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ, आप भी मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे आप, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस of the amount of substance to the volume of the saturated solution is called the solubility, ठीक है। पहले बात तो हमने solubility की डेफिनेशन कर ली, solubility का फॉर्मूला कर लिया, अभी उसका यूनिट भी लिखते हैं हम। अभी बच्चा लोग ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना, उसको हम मोल में लेते हैं, उसको हम कौन से किस फॉर्म में लेते हैं, मोल पे लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसका यूनिट होता है लीटर, किस क्या होता है उसका, लीटर होता है। तो सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या आया बच्चा लोग, सोल्युबिलिटी का यूनिट आया हमारा मोल पर लीटर, क्या आया उसका यूनिट, मोल पर लीटर है, ठीक है। अभी उसकी यूनिट की बात भी हमने खत्म कर डाली। अभी नेक्स्ट क्या बच्चा लोग, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट अब देखेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सोल्युबिलिटी, यानी कि कौन से फैक्टर्स पे सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सोल्युबिलिटी, अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द सोल्युबिलिटी, अभी देखो कैसे याद रखेंगे हम, सारी की सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी कौन कौन से फैक्टर होंगे बच्चा लोग, पहला जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ, बोलिए आप भी, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कौन सा होता है पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कौन सा फैक्टर होगा बच्चा लोग, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखो, एक फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, उसके माध्यम से हम अभी देखो इस लेक्चर का क्या होगा, क्यों इतना महत्वपूर्ण है लेक्चर। देखो जब भी हम किसी भी बुक की अध्ययन करते तो बुक को पढ़ने के लिए हमें 5 घंटा लगता है, ठीक है। पर अगर हमने उस बुक को किसी गुरु के साथ रह के उसको पढ़ाई की तो वो 5 घंटे का काम हमारा 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है। यानी कि मेरे को क्या बोलना है, पढ़ाई आप खुद भी कर सकते हो, बुक आप खुद भी रीड कर सकते हो, पर उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा पैमाने में हमारा जो होता है टाइम बहुत यूज होगा। पर अगर आपने जल्दी सर के साथ लेक्चर देख लिया तो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा टाइम से होगा। आधा घंटे में चैप्टर की फास्ट रिवीजन हो जाएगी। सॉलिड स्टेट देखना है तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन देखना है तो आधा 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा कि आपकी रिवीजन भी होगी और आपका टाइम भी सेव होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे, ठीक है। इसलिए पूरा का पूरा देखना है। किसी एक चीज याद रखो, आज का जो तू लेजीनेस करेगा वो तेरा बड़ा एनिमी है, इसलिए लेजीनेस दूर कर और अच्छे से पढ़ाई कर, ठीक है। ध्यान दे इधर, मेरे को लग रहा था कि तेरा ध्यान भटक रहा था, इसलिए तेरा मन मेरे मन से कहा, इसलिए मैंने बोला। अरे बाप रे, हाँ माता दी कहा, अब आप ही देख रहे। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट जो होता है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उस पर भी क्या बोलते हैं, उस पर भी सोल्युबिलिटी डिपेंड करते हैं। अभी दूसरा क्या है, दूसरा जो फैक्टर है ना, वो दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान बढ़ा दो, तापमान कम कर तो भी इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या है मैं बोलता हूँ नेक्स्ट। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। अभी तीसरा जो होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा कौन सा होता बच्चा लोग, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा कौन सा होगा हमारा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सर क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है बोलता मैं या ध्यान रख दो इधर। अभी नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्या चीजें देखेंगे। नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में ये बोलता है हमें कि एक फिनोमिनन था, बचपन से देखते थे हम, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या दिखते थे हम, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि लाइक पे लाइक डिजॉल्व होगा। यानी कि क्या, पानी डालेगा, पानी में दूध डालेगा तो वो डिजॉल्व होंगे। पानी और दूध को तो सेपरेट नहीं कर सकता है, पर अगर पानी में तूने तेल डाला तो उसको उन दोनों को सेपरेट कर सकेगा क्या, तू नहीं कर सकते। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इस पे क्या ध्यान रखना है हमें, अगर मैंने पोलर सोल्यूट लिया, अगर मैंने पोलर
सोल्यूट लिया तो ये पोलर सोल्यूट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, वो पोलर किस पे डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर मैंने नॉन पोलर सोल्यूट लिया, अगर मैंने क्या लिया, नॉन पोलर सोल्यूट लिया, तो ये नॉन पोलर सोल्यूट जो होगा वो किस पे डिसॉल्व होगा, वो डिसॉल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। किस पे डिसॉल्व होगा, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चा लोग जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरे को मालूम चला कि अगर पोलर सोल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। इनडायरेक्टली कि कौन सा सब्सटेंस का नेचर क्या है, वो पोलर है क्या नॉन पोलर, इस पे भी उसकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। इतना ही बताना था मेरे को, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान पे, जो हमारा तापमान होता है उस पर सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है या नहीं करती है। तो बच्चा लोग देखो मेरे को बताओ, अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक गैस है, ठीक है। इस गैस पे 2 बर्नर है। अभी हमने एक बर्नर पे क्या रखा है, एक बर्नर पे हमने एक बीकर रखा, उस बीकर पे पानी डाला, दूसरे पे बर्नर पे भी बीकर रखा, उस पे पानी डाला। दोनों में हम 2-2 चम्मच चीनी डाली, 2-2 चम्मच क्या डाली, चीनी डाली। अभी सर ने क्या किया कि एक जो बर्नर था उसको मैंने पेटाया, चालू किया, और दूसरा बर्नर था उसे मैं बंद किया। आप ही मेरे को अच्छे से बताइए कि जो भी हमने पेटाया है, जो भी बर्नर को हमने जलाया है, उसको पानी गर्म उबलने लगेगा। उबलने के कारण जो शक्कर होगी, जो चीनी होगी, वो जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि अगर तापमान को हम बढ़ाते तो सोल्युबिलिटी भी क्या होती है हमारी, बढ़ती क्या होती है, बढ़ती। ध्यान में रख। यानी कि सर ने क्या बताया हमें कि सोल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण बढ़ेगी, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अभी क्या देखना है हमने, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे क्या बोलता है, एक ही चीज यहाँ पे रखनी है कि अगर हम देखा अच्छे से देख, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण सोल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि सोल्युबिलिटी और प्रेशर दोनों एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अभी ये जो बात की है ना, अच्छे से देख, ये जो बात की है ना, ये किसने की, ये जो इसमें है ना, हेनरी नाम का साइंटिस्ट आया था। कौन सा साइंटिस्ट था वो, हेनरी साइंटिस्ट था। इसने बोला था हेनरीज लॉ। इसने कौन सा लॉ बोला था, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या था सर, हेनरी लॉ क्या था, 1 मिनट जरा चेक कर देंगे। हेनरी लॉ क्या था हमारा, हेनरी लॉ ने हमें बोला था, हेनरी लॉ ने क्या बोला था कि अगर सोल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर को, ठीक है। यानी कि सोल्युबिलिटी अभी देख, डायरेक्टली का साइन सर ने निकाला तो उसे KH का नाम दिया, ठीक है। KH यानी कि कांस्टेंट। अभी ये जो KH होता है उसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, बोल हेनरी लॉ कांस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसका शोध किसने लगाया था, हेनरी ने लगाया था। क्या बोला था हेनरी ने, हेनरी लॉ में कि सोल्युबिलिटी और प्रेशर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, व्हेन वी रिमूव द डायरेक्टली साइन देन द कांस्टेंट कम्स KH। KH इज नोन एज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अभी देख अच्छे से देख, इसका जो KH जो होता है ना, ये जो KH दिख रहा है ना तेरे को, अच्छा मुच्छा नन्ना मुन्ना, उसका यूनिट बहुत बार पूछता है। उसका क्या पूछता है वो, यूनिट हमें याद रखना है, ठीक है। यूनिट क्या है मैं बताता हूँ। अभी हमने सोल्युबिलिटी का यूनिट देखा था, ठीक है। सोल्युबिलिटी का हमने यूनिट क्या देखा था, वहाँ पे मोल पर लीटर देखा था। क्या देखा था हमने, मोल पर लीटर। अभी KH का यूनिट पूछता तो आता KH इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, यस अपॉन पी लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, KH इज इक्वल टू यस अपॉन पी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी यस का यानी कि सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या था हमारा, अभी पीछे देखा ना हमने, मोल पर लीटर था, ठीक है। और ये जो प्रेशर होगा उसका यूनिट होगा बार, उसका यूनिट क्या होगा, बार। अभी मेरे को एक ही बात बताइए, और KH का यूनिट क्या आया हमारा, KH का यूनिट आया वो ऊपर मोल एज इट इज, वो नीचे का लीटर ऊपर गया, लीटर माइनस हुआ, वो बार भी ऊपर गया, और बार पर माइनस हुआ, क्या हुआ, बार माइनस हुआ, ठीक है। यानी कि मोल पर लीटर पर बार, इट इज द यूनिट ऑफ KH। KH का यूनिट क्या आया, बोलो जल्दी से बोलो। KH का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर बार है, ठीक है। अच्छे से खत्म कहानी। यानी कि देखो इतने कम समय में हमने, कितने मिनट हुए हमारे, 15 मिनट में हमने क्या देखा, सोल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, हेनरी लॉ क्या होगा, KH क्या होगा, KH का यूनिट क्या होगा, खत्म कहानी, ठीक है ना। यही तो बात है सर की, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, अभी देखो जल्दी से देख, खत्म। नाउ नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी चीज देखनी है हमें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बताती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, से पहले ना हम क्या करेंगे, उसके पहले ना हम राउल्ट्स लॉ को खत्म कर डालते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ
राउल्स लॉ ने क्या बोला, अभी देख राउल्स लॉ में ना बच्चे लोग रट्टा मारते कि रट्टा मारते राउल्स लॉ स्टेट्स है, राउल्स लॉ स्टेट्स है, रट्टा नहीं मारना। यहाँ पे आए तो रट्टा मारना ही बंद कर दो, ठीक है। राउल्स लॉ में एक सीधा फॉर्मूला है, P1 इज इक्वल टू, अच्छे से देख, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ठीक है। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। सीधी बात खत्म कहानी, सीधी बात खत्म कहानी, ठीक है। क्या बोलता है अभी देख, ये जो P1 और P2 है, ये जो P1 और P2 है, ये क्या है, P1 और P2 ये जो दोनों ओपन है, दोनों भी है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। इसको क्या बोलेगी तू, पार्शियल वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलेगा तू, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेगा, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर। अभी ये जो x1 और x2 है, इसको बोलेगा तू मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेगा तू, मोल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेगा तू, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अभी सर ये जो हमें नया कुछ दिख रहा है, ये क्या है, ये भी बोलता हमें, ठीक है। अभी ये जो P1 नॉट और P2 नॉट है, ये भी वेपर प्रेशर है। ये क्या है, हमारा वेपर प्रेशर है। पर इस पे फर्क ऐसा है कि ये तो वेपर प्रेशर है, पर ये जो वेपर प्रेशर है वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। कौन से कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर है, ठीक है। अभी सर ये तो बहुत ज्यादा कठिन रख रहा है, कंफ्यूजन हो रही है। अभी बच्चा लोग देख अच्छे से देख, फॉर्मूला सर ने क्या बोला, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। दूसरा कौन सा बोला, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2। अभी राउल्स लॉ इसके टर्म्स में क्या बोल रहा है, राउल्स लॉ में वो चिल्ला के बता रहा है, मेरे में राउल्स आया है, ऐसा देख तू। राउल्स लॉ बोल रहा है कि कोई भी वेपर प्रेशर जो होगा, कोई भी सॉल्यूशन का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है, इज इक्वल टू, वो क्या होता है, गुणाकार होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। कौन सा, P1 नॉट और P2 नॉट और x1 और x2 का, यानी कि गुणाकार ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और कौन सा आया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और किसका मल्टीप्लीकेशन है, मोल फ्रैक्शन का। तो अच्छे से ध्यान में रखना है, राउल्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो गुणाकार होता है, वो प्रोडक्ट होता है। कौन सी चीज का वो गुणाकार होता है, वो गुणाकार होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। और कौन सी दूसरी चीज है हमारा मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है, यानी इसकी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन स्टेट बाय, किसने बताया हमें, अच्छे से ध्यान आ रहा है ना, किसने बताया हमें, राउल्स ने। राउल्स लॉ भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। राउल्स लॉ भी क्या हो गया हमारा, खत्म, ठीक है। थोड़ी जल्दी हो रही होगी, पर क्या करें, अभी आपका टाइम जो बचाना है, कंसेप्ट भी समझा नहीं, थोड़ी तो दिक्कत आएगी। नहीं समझ में आया ना तो 2-3 बार देख रहा ना, तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। राउल्स लॉ ने क्या बोला, सर ने कैसा बोला, कैसे ध्यान में रखेंगे हम, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ठीक है। P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2, ठीक है। P1 और P2 क्या था, हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर। P1 और P2 नॉट क्या था, हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। x1 और x2 क्या था, हमारा मोल फ्रैक्शन। तो राउल्स लॉ ने क्या बोला कि P1 और P2 यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी सॉल्यूशन का, वो गुणाकार होता है, इज इक्वल टू साइन है ना, वो गुणाकार होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट का और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। अभी हमने जो लगभग इसे भी हमने समाप्त कर दिया। जल्दी खत्म कहानी। अभी दो ही बचे, ठीक है। अभी 2 ही बचे और हमारा टाइम कितना हुआ अभी तक, 18 मिनट्स हुए। अभी 18 मिनट्स में हमने 3 खत्म कर डाले। अभी 25 मिनट तक चैप्टर खत्म हो जाएगा लगता है मेरे को। देख तू, अभी ना नेक्स्ट पार्ट जो है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है सर, अच्छे से ध्यान रख। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्या है, सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी यानी कि क्या, गुणधर्म। प्रॉपर्टी यानी कि क्या है, गुणधर्म। अभी देख, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो एक प्रकार की, एक टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। देख अभी देख कैसे ध्यान में रखेंगे। एक होता है नंबर ऑफ सोल्यूट, एक क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। एक क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। दूसरा होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है हमारा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अभी मेरे को क्या बोलना है कि अभी सर ने बताया आपको कि एक होता है हमारा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, एक होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अभी ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी, इतनी चीज ध्यान में आई। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है डिपेंड करती है
नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर, ये किस पे डिपेंड करती है बच्चा लोग, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती, पर नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करती क्या है, नहीं करती। तो एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है और नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे इंडिपेंडेंट रहती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। खत्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगी, उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो देख अच्छे से देख, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं ना वो 4 होते हैं। कितने होते हैं वो? 4 होते हैं। अच्छे से याद में रखना है, याद तो क्वेश्चन आता है। पहला जो होता है बच्चा लोग वो होता है लोअरिंग। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। कौन सी होगी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये हमारी पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी इलिवेशन। बोल अच्छे से, इलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है हमारी? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। पहली कौन सी थी हमारी? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। दूसरी कौन सी थी हमारी? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है वो होती है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी होती है? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी होती है वो? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि जब भी उसने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन करो ऐसे कि 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो लगभग आंख बंद करके बोल देना है। पहले तो ये डेफिनेशन लिखनी, ये डेफिनेशन लिखनी पहले तो, उसके बाद उसके प्रकार भी लिख देने, टाइप्स भी लिख देने। वो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, उसको पता ही नहीं कि उसको कौन पढ़ाता है, ठीक है ना। वो बोलेगा अरे बाप रे बाप, ऐसा पेपर तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा पेपर लिख के आना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी खत्म हो गई, यानी कि अभी लास्ट क्या बचा है हमारा? लास्ट ये खत्म था, रुक ये खत्म हो गया। अभी लास्ट क्या हमारा? वेंट ऑफ फैक्टर। अभी अच्छे से देखना वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। अभी सर वेंट ऑफ फैक्टर बहुत बच्चे लोग स्किप करते, हम भी स्किप कर दे क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये ना यहाँ पे आसान से आसान भाषा में हम समझाएंगे, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है ना, पहले तो ये याद रख, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल आई। इसको किस सिंबल पे से रिप्रेजेंट करते हैं हम? आई, ठीक है। अभी याद कैसे रखे सर? तेरे को क्या करना है, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम लिखने है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्रिक याद रख। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तूने ऐसा लिख लिया, नीचे भी क्या लिख लेना है तुझे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नीचे भी क्या लिख लेना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी ऊपर क्या लिखना है तुझे? इलेक्ट्रोलाइट। तुझे क्या लिखना है? ऊपर क्या लिखना है? इलेक्ट्रोलाइट। नीचे क्या लिखना है तुझे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नीचे क्या लिखना है तुझे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नीचे क्या लिखेगा तू? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इतना लिखा तूने। अभी ऊपर सर ने बताया तुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऊपर सर ने बताया तुझे इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अभी इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ना वो सेम होता है, यानी उसके बाद इसके नीचे ही क्या लिखना है? ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। खत्म कहानी। कैसे खत्म सर? अभी देख, वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो रेशो है। वो क्या है? रेशो यानी कि भागाकार है। भागाकार किस चीज का है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इन दोनों का जो डिवीजन है, इन दोनों का जो रेशो है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम? वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन और वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बड़े पैमाने में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे से ध्यान में रखो, द रेशो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द रेशो ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज अ वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है बच्चों लोग। अभी देखो लगभग हमने 5 क्वेश्चंस कर ले। इस 5 में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। लगभग अगर मैंने बात की तो सभी के सभी क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा मेरे को लगता है। पिछले साल यही क्वेश्चंस रिपीट हुए। मैं क्या बोलूँगा, ये तो तुझे वीडियो तो देखना है, ठीक है। वीडियो क्यों देखना है? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुझे मालूम है उसकी रिकॉल हो रही है और तुझे याद हो रहा है। उसके बाद तुझे सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद तुझे क्या करनी है? सेल्फ स्टडी यानी कि क्या? जब भी जो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ा ही नहीं उसका तुझे अध्ययन करना है। उसका तुझे क्या करना है? अध्ययन करता है, खुद से खुद अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद तुझे क्या करनी है? रिवीजन करनी है। उसके बाद तुझे क्या करनी है? बार बार क्या करनी है? तुझे रिवीजन करनी है, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बता, सबसे पहले तू क्या देखेगा? वीडियो देखेगा। उसके बाद क्या करेगा? तू सेल्फ स्टडी। उसके बाद क्या करेगा? तू रिवीजन करेगा। ये 3 कर ले, मैं तेरे को
मालूम नहीं तू क्या कर रहा है, तेरे को 100 में से 100 मिल सकते, तेरे को 100 में से क्या मिल सकते हैं 100। इट इज़ नॉट ए जोक। मेरा जो बच्चा था 2 साल पहले उसको 99 मार्क्स आए थे। पिछले साल मेरा जो बच्चा था जादव करके उसको 99.57 परसेंटाइल आए थे। MST-CT में कितने आए थे 99.57 परसेंटाइल। बड़े पैमाने में क्या कोई हार्ड कोई आसान बात नहीं है तक बहुत बड़ा परसेंटाइल लाना, ठीक है। अभी कैसे आया देख लो तुम। केमिस्ट्री आपको जो कठिन लगती है बहुत बारी कठिन ना लगते थे, ये कठिन है ना, ये कठिन केमिस्ट्री कठिन है, कठिन बोल दो इसको भी, हार्ड बोल दो। केमिस्ट्री जैसा आसान सब्जेक्ट कौन सा नहीं, अभी भी बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट आया कोई भी प्रॉब्लम आया जुड़ो मेरे से, कॉल करो। अभी का समय बार बार आने वाला नहीं है, बोर्ड के एग्जाम एक ही बार देने हमें को, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो नोट्स वगैरह क्या है, अभी एक स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो, जल्दी स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो, ठीक है। अभी एक बात ध्यान रख। अभी इस लेक्चर को है ना, इस लेक्चर को कम से कम तेरे 10 से 15 दोस्त को भेज दे, 10 से 15 दोस्त को भेज दे। क्यों भेज दे, किसके लिए भेज दे, 10 से 15 बच्चों तक भेज दे। वो बहुत स्ट्रेस में होंगे, उसको बहुत टेंशन आई होगी कि हम क्या करेंगे, इतना कम समय बचा है। इसका स्ट्रेस दूर करेगा ना, ऊपर वाला तेरा स्ट्रेस दूर करेगा, ठीक है। लेक्चर का फायदा बेनिफिट तेरे को मिल रहा है, अच्छी बात है। तेरे साथ साथ बहुत बड़े पैमाने में पूरे बच्चों को मिलेगा तो सबसे बड़ा फायदा होगा, तो सबसे बड़ा अच्छा कर्म होगा। इतना ही ध्यान में रख, इतना काम कर दे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। अभी हम रुकते, कल मिलेंगे हम नेक्स्ट डे 3 के साथ। डे 1 नहीं देखा होगा तो देख ले। अभी हम रुकते, धन्यवाद।